कोविड आया उस टाइम पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री पे। वही एक दौर था जब बहुत सारे जो टीचर्स थे वो इन्फ्लुएंसर भी बन गए। लेकिन किस टाइप के बच्चों को यूपीएससी प्रिपरेशन में आना चाहिए? एक इंटेलिजेंट बच्चा हो गया या कोई एवरेज बच्चा है या कोई बिलो एवरेज बच्चा भी आ सकता है यूपीएससी प्रिपरेशन में? मुझे लगता है कि यूपीएससी ज़्यादा तरजीह देता है मेथड को दैन ब्रिलियंस, है ना। जी। यहाँ एक्सेलेंट बच्चा होना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चा ज़्यादा मेहनत करके और वो ज़्यादा तेज़ी से जी। नॉलेज एंड विज़डम एक्वायर करता है। जनरली सर एक ऑप्शनल को लेके एक परसेप्शन होता है, कुछ ऑप्शनल हाई स्कोरिंग होते हैं, कुछ ऑप्शनल लो स्कोरिंग होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? लास्ट 5 ईयर से एवरेज स्कोर किस पेपर में आ रहा है? बच्चे एकदम मॉडल के बियॉन्ड थॉट ही नहीं कर पा रहे हैं, हाइब्रिड नेचर का क्वेश्चन आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं। आप यूपीएससी रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं तो आप क्या चाहते हैं कि यूपीएससी में क्या रिफॉर्म होना चाहिए? इस पूरे प्रोसेस को कम किया जा सकता है। दूसरा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। मतलब कि अभी भी जैसे यूपीएससी आज भी टूल्स जो है यूपीएससी का स्केलिंग, मॉडरेशन ये सब अप्लाई होता है, लेकिन अब उसमें क्लैरिटी नहीं मिलता है कि क्या तरीका है मॉडरेट करने का, किस तरीके से स्केलिंग डाउन किया, स्केलिंग अप किया। यस ना, इसमें क्लैरिटी हो सकता है कि इसी फेज में वो लोग रिलेशनशिप में भी है। तो उन लोग को क्या रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए या फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए प्रिपरेशन के साथ? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सोशल रिलेशनशिप खराब है। इंटरव्यू में कुछ बायसनेस होती है? देयर इज ए स्कोप फॉर सम बायसनेस। bias। रहता है। बायसनेस से ज़्यादा बेटर वर्ड है कि कल्चरल लैग। यूपीएससी इज वेस्ट ऑफ टाइम, इस पर आपका क्या ओपिनियन? यूपीएससी प्रिपरेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम। हाय गाइस, आई एम हरजित राव, वेलकम टू टीपीआरएस। आज के हमारे गेस्ट हैं विकास रंजन सर, जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को आईएएस और आईपीएस बनाया है। आज हम लोग उनसे यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और हम लोग आने वाले 2026 यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी होता है? ये सारी चीज़ें आज हम विकास रंजन सर से सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम। सर, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, इनिशियल करियर चॉइसेस से लेकर एक वेल रिस्पेक्टेड यूपीएससी टीचर और मेंटर बनने तक का सफ़र कैसा था? इनिशियल करियर चॉइस आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद ये था कि सिविल सर्विसेज जी। इधर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन और मीडिया, इसलिए मैंने जर्नलिज़म भी किया, पीजी इन जर्नलिज़म। लेकिन फिर एक बार सिविल सर्विस प्रिपरेशन जर्नी में आने के बाद बैक टू बैक एग्ज़ाम्स में अपीयर होना एंड उसके बाद कुछ ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो गया एकेडमिक्स में कि इमिडिएटली आफ्टर माय फोर्थ अटेम्प्ट मैंने कुछ अच्छी किताबें लिख डाली सोशियोलॉजी के लिए। जी। फिर उस समय बहुत कम बुक्स आती थी, जो गाइड बुक्स जिसको कहिए, तो कुछ गाइड बुक्स जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के लिए जो पुराने सिलेबस पे था, बच्चे पसंद करने लग गए, बच्चे के कॉल्स आने लग गए। फिर आफ्टर 2 years लाइक अपनी एग्ज़ाम जर्नी के बाद 2 साल तो पूरा कमिटेड ऑथरशिप, और उसके बाद टीचिंग शुरू किया। तो फर्स्ट बैच से ही स्मॉल बैच साइज था 12 स्टूडेंट्स का, उसमें रिजल्ट हो गया, 2 बच्चों का रिजल्ट हो गया। उसके बाद मैंने टीचिंग एंड मेंटरिंग को मिक्स कर दिया। उस समय क्या था, यहाँ रेप्यूटेड कोचिंग होते थे जो केवल पढ़ाते थे बच्चों को, कोई गाइड करने वाला, मेंटोर करने वाला नहीं था। तो मैंने ये एक इनोवेशन किया। हाँ, मेंटरिंग को कॉमोडिफाई नहीं किया, आज मेंटरिंग हैज़ बीन कॉमोडिफाइड। तो कॉमोडिफाई नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे आते थे कि विकास सर से मेंटरिंग लेनी है। कुछ बच्चों ने तब तक 2011-12 तक सोशल मीडिया का भी राइज हो रहा था, और कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे फीडबैक अपना लिखती है मेरे बारे में। अर्पित जैन जो अभी गुरुग्राम में है, और भी कई बच्चों ने सोशल मीडिया पे। तो उसके बाद फिर बस वहीं से अपना आपके इस फेज के दौरान आपका सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था सर? चैलेंजिंग फेज तो कभी जैसे ऐसा कोविड आया उस टाइम पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री पे। नहीं। कोविड टाइम में भी चूँकि मेरा टीचिंग अलाइंड है मेंटरिंग के साथ, तो कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी दिया
बच्चों के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने का, ऑनलाइन जाने का। है ना? जी, ऑनलाइन टीचिंग में मैं नहीं गया बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन में मतलब जो हाँ, बच्चों को इंडिविजुअली कनेक्ट बहुत किया, बात बहुत हुई उनसे, है ना? उनके जी, जी, स्ट्रगल्स को, उनको मोटिवेट करना। वही एक दौर था जब बहुत सारे जो टीचर्स थे वो इन्फ्लुएंसर भी बन गए, जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं आया कि ये टाइम है जहाँ आप अपने विज़डम को पब्लिसाइज़ करके और उसको सोशल मीडिया के थ्रू रख के आप बहुत सोशल मीडिया फॉलोअरशिप गेन कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। ये ख्याल नहीं आया क्योंकि उस समय भी इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बात होती थी, रेगुलर कनेक्ट होता था। जी, तो ये रहा, मतलब उसको यूटिलाइज़ किया हमने, मतलब जी। एक बार। अगर सर मैं आपसे पूछूं जनरली किस टाइप के बच्चों को यूपीएससी प्रिपरेशन में आना चाहिए? एक इंटेलिजेंट बच्चा हो गया हुँ, या कोई एवरेज बच्चा है या हुँ। कोई बिलो एवरेज बच्चा भी आ सकता है यूपीएससी प्रिपरेशन में? मुझे लगता है कि अ, यूपीएससी ज़्यादा तरजीह देता है मेथड को दैन ब्रिलियंस, है ना? जी, यहाँ एक्सीलेंट बच्चा होना ज़रूरी नहीं है, रादर एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर वो हार्ड वर्किंग है जी, और वो यूपीएससी सिलेबस को अच्छे से लर्न करता है, उसके जी, ऊपर एक विज़डम डेवलप करता है ना? केवल नॉलेज नहीं। जी, आप आज एक्सीलेंस, अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि ये बच्चा एक्सीलेंट है, तो हम उसको नॉलेज के टर्म्स में जनरली जी, जो हमारा मेज़र करने का क्राइटेरिया है वो नॉलेज है, नॉलेज। कि इसको भाई इसको 100% मार्क्स आए, इसको 99% मार्क्स आए। लेकिन एक बच्चा जो 60%, 54%, 55% मार्क्स भी पाया है, वो भी मेहनत करके जी, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकता है, विज़डम डेवलप कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके लिए उसको कंसिस्टेंट स्टडी करना होता है। जी, मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चा ज़्यादा मेहनत करके और वो ज़्यादा तेज़ी से जी, नॉलेज एंड विज़डम एक्वायर करता है देन एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट। राइट। जी, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी जो एकेडमिकली एवरेज रहा है, मतलब क्राइटेरियन आपका मेरे ख्याल से एकेडमिक एवरेज से ही है। जी, तो एकेडमिक एकेडमिक एवरेज एवरेज से से। भी अगर बच्चा आ रहा है, जी, वो अच्छा कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो केवल सोशल कंसिस्टेंसी मीडिया मेंटेन। इन्फ्लुएंसर्स की बात को ना सुने, जी, वो यूपीएससी सिलेबस को समझे, उसके साथ डायलॉग करे, है ना? उसके साथ बातचीत करे, ठीक है ना? जी, सिलेबस को समझे और कंसिस्टेंट बिल्कुल, बिल्कुल, मेंटेन करके रखें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, मेहनत करे। जी, मतलब ये जो हार्ड वर्क है वो कंसिस्टेंट हो, जी। है ना? परसिवरेंस हो उसके ओरिएंटेशन में, तो हो सकता है, हो जाता है। सर यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिफोर कॉलेज या आफ्टर कॉलेज से? देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत सलाह है और मेरा जो अपना ओपिनियन है उस पे ये कि कॉलेज में बच्चे को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स की। जी, मतलब एकेडमिक जस्टिस करना चाहिए, है ना? जी, अभी क्या हो गया है, बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ कि जो कॉलेज डेज से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, उनका इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रिपरेशन होता है कि वो एक तो एग्ज़ॉस्ट भी हो रहे हैं और जी, वो कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं, है ना? मल्टी लेयर्ड प्रिपरेशन सिस्टम यहाँ कर दिया गया है। मल्टी लेयर्ड प्रिपरेशन सिस्टम को इस तरीके से कमोडिफ़ाई कर दिया गया है ना? कि बच्चे एक तो फ़ाइनेंशियली भी एग्ज़ॉस्ट होते हैं, जी, प्लस इमोशनली भी, है ना? उनको सेलिब्रेट करना चाहिए एकेडमिक्स में एकेडमिक सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट लिया जी, है ना? उस समय। और एक मैच्योरिटी जब आ जाए एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद फिर उनको अगर ये पहले से थॉट है कि नहीं मुझे सिविल्स में जाना है, तो उसके बाद ओरिएंट होना चाहिए प्रिपरेशन में। जी। राइट। पहले एकेडमिक्स अपना कंप्लीट कर लें, हाँ, हाँ, उसके बाद हाँ। यूपीएससी की बिल्कुल, बिल्कुल। प्रिपरेशन में आएँ। एकेडमिक जस्टिस, जी, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव जस्टिस, जी। है ना? कॉम्पिटिशन के लिए आप काम करिए लेकिन एकेडमिक जस्टिस के बाद। सर यूपीएससी प्रिपरेशन में कोचिंग किस हद तक इम्पोर्टेंस होती है? कोचिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि एक टाइम बाउंड मैनर में प्रिपरेशन हो जाता है, जी, राइट? और बच्चों को एक डायरेक्शन मिल जाता है कि मुझे सिलेबस को इस डायरेक्शन में पढ़ना है। जैसे अब जीएस का सिलेबस है, जी, तो पता नहीं बाकी जनरल स्टडीज़ कोचिंग में अभी क्या चल रहा है। मैं तो अभी जो बच्चों को गाइड करता हूँ, उनको ये सलाह देता हूँ कि पहले आप हिस्ट्री करिए, उसके बाद पॉलिटी करिए, क्योंकि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पहुँचेंगे, वहाँ से नेशनल डेवलपमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगा, नेशनल मूवमेंट, तो आप एक अच्छा एकेडमिक शिफ्ट ले पाते हैं, जी, इंटेलेक्चुअल शिफ्ट ले पाते हैं
हिस्ट्री से पॉलिटी के ऊपर, फिर ज्योग्राफी से इकोनॉमी के ऊपर, उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी। तो बच्चों को एक डायरेक्शन दे पाते हैं अपन कि इस डायरेक्शन में पढ़ो, रैंडमाइजेशन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। फिर सोशियोलॉजी मान लो ऑप्शनल बच्चा लेता है या कोई भी सब्जेक्ट उसका है, तो उसमें भी एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कि जब बच्चा थियोरेटिकली पेपर 1 में अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा तो पेपर 2 का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़े। तो इस तरीके से कोचिंग गाइड कर पाता है, एक डायरेक्शन दे पाता है। कोचिंग एक पीयर इकोसिस्टम दे पाता है बच्चों को, है ना। कोचिंग बच्चों के डाउट्स को अकोमोडेट करता है, उसको सॉल्व करता है, क्योंकि डेली जब आप लर्न करेंगे तो डेली डाउट्स आएगा, है ना। अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर से इस तरीके से कनेक्ट हो कि उनसे अपने डाउट क्लियर करवा पाए। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर ओवर डिपेंडेंट ऑन कोचिंग। मेजॉरिटी बच्चे जो है वो आज ओवर डिपेंडेंट कोचिंग के ऊपर हो जा रहे हैं, है ना। और कोचिंग की तरफ से इतना ज़्यादा ये रील्स एंड मोटिवेशनल टॉक्स उनको सप्लाई होने लगा है, वो ज़्यादा और उनको डिपेंडेंट बना रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं होनी चाहिए। कोचिंग इस मामले में डिसफंक्शनल भी हो जाता है, राइट। कोचिंग का काम बच्चों को एक सॉवरेन थिंकर बनाना है, एक सॉवरेन पर्सनालिटी बनाना है, यस ना। और दो बच्चों को भी कोचिंग की तरफ ओरिएंटेशन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि मेरे को बस अच्छा फाउंडेशन लेकर उसके बाद यूसेज ऑफ नॉलेज मेरा होगा, है ना। मुझे उसको फिर डेवलप करना है, डिपेंडेंट नहीं बनना है। तो इस मामले में कोचिंग का फंक्शन भी है, बट एट टाइम्स आई सी डिसफंक्शन आल्सो। और खासकर अभी के समय में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये डिसफंक्शनल भी हो रहा है। जैसे सर कोई न्यू स्टूडेंट है, कोई ऑप्शनल डिसाइड करना चाहता है, तो उसे किस किस बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए कि हमें ये ऑप्शनल लेना चाहिए? एक नए बच्चे को मेरी सलाह ये है कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, है ना, कि उसका स्कोप कितना वाइड है, वो स्टैटिक है, डायनामिक है, हाइब्रिड है जी, और उसमें उसको किस तरीके का गाइडेंस मिल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि ये टॉपर इस सब्जेक्ट से हो गया तो वो सब्जेक्ट के पीछे हम जाने लग जाएंगे। प्लस एक अपना एकेडमिक इंटरेस्ट भी उसको आना चाहिए जी, सब्जेक्ट से कनेक्ट भी इस्टेब्लिश होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को वो रिफ्लेक्ट कर सके, उसको अप्लाई कर सके, पढ़ने के बाद उसके एनसीईआरटीज वगैरह पढ़े और उससे वो समझे, है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए सब्जेक्ट्स में। आजकल क्या मतलब एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे कोई सब्जेक्ट इसलिए ऑप्ट कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट का रिलेवेंस जनरल स्टडीज़ में है ना। देखिए क्या है कि जनरल स्टडीज़ का जो रिक्वायरमेंट है और ऑप्शनल का जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों डिफरेंट है एक्चुअली, यस ना। तो केवल वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि सोशियोलॉजी अगर मैं ऑप्ट करता हूँ तो 7-8 क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं पेपर 1 में, मैं हिस्ट्री करता हूँ ऑप्ट तो मेरा जीएस हो जाएगा, मैं पॉलिटिकल साइंस करता हूँ तो पॉलिटी हो जाएगा, ऐसा ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको नेचर ऑफ सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, उसको स्कोप ऑफ सब्जेक्ट देखना चाहिए, सब्जेक्ट का स्कोप इतना वाइड ना हो कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े जीएस से, है ना जी। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। जनरली सर एक ऑप्शनल को लेके एक परसेप्शन होता है, कुछ ऑप्शनल हाई स्कोरिंग होते हैं, कुछ ऑप्शनल लो स्कोरिंग होते हैं, इसका मेन रीजन क्या है कुछ ऑप्शनल्स का लो स्कोरिंग होने का? मुझे लगता है ना कि ये सभी लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है। अगर अच्छी लर्निंग हुई किसी भी सब्जेक्ट की और उसका बच्चों ने प्रैक्टिस अच्छा किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा किया, तो वो अच्छा कर सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट का स्कोप, नेचर एंड स्कोप, अब जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं तो वो हाइब्रिड नेचर है, वो स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है जी। किसी सब्जेक्ट में डायनामिज्म ज़्यादा है, हर दिन बच्चे को अपडेट करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अपडेशन चाहिए, राइट, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स हो रहा है उसको, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, तो इंटरनेशनल रिलेशन से अपडेशन चाहिए, यस ना। तो सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, बस ये है कि उस सब्जेक्ट के नेचर एंड स्कोप के अकॉर्डिंग अगर बच्चा अपने को अपग्रेड करता है, इंप्रूव करता है, तो वो अच्छा कर सकता है ना। सोशियोलॉजी में रिलेटिवली कंटेंट अपडेशन की जरूरत कम होती है, एप्लीकेशन कि हम डे टू डे लाइफ में मेरा नॉलेज मैट्रिक्स बना हुआ है, हम उस नॉलेज मैट्रिक्स को चीज़ों को समझ रहे हैं, यस ना। तो ये इस तरीके से। और सर करंट अफेयर्स का जो है, करंट अफेयर्स आजकल इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, डेली न्यूज एनालिसिस हो गया, मैगजीन हो गया, और फिर इसके बाद न्यूज़पेपर हो गया, तो इसमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें स्किप करनी चाहिए? और सर जो आजकल कोचिंगें भी
करंट अफेयर्स के जो बैचेज हैं वो भी प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसमें हम्म। स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए? मुझे लगता है ना कि दो बातें हैं। एक तो जैसे करंट अफेयर्स के लिए कोचिंग का जो सजेशन है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, जी, तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक जनरल अवेयरनेस का माध्यम होना चाहिए कि मैं डे टू डे जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उससे मैं अवेयर हो, और खासकर जो सब्जेक्ट रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रहा है, मेरे सिलेबस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रहा है, इकोनॉमी रिलेटेड डेवलपमेंट, पॉलिटी रिलेटेड डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डेवलपमेंट, जी, है ना, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यस ना, जी, वुमेन के लिए कोई पॉलिसी आ रहा है, फार्मर्स के लिए आ रहा है, तो पहले सिलेबस एकदम से हमारे माइंड एंड कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, जी, और उस सिलेबस के लेंस से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जी, प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे को, जैसे बच्चा कोई फंडामेंटल अभी लर्निंग शुरू किया, फाउंडेशन क्लास ज्वाइन किया, जी, जीएस का हो या सोशियोलॉजी या किसी सब्जेक्ट का, अब उसको डे वन से टीचर प्रेस करने लगते हैं कि तुम डेली 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो। उस बच्चे को कुछ समझ में आता नहीं है न्यूज़पेपर। जी, तो पहले तो आप फंडामेंटल्स पढ़िए ना, जी, फंडामेंटल्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, राइट इशूज, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इनके फंडामेंटल्स, इनका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। जी, फिर जब वो बच्चा एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मेडिकल ग्रेजुएट, अगर वो फिर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको कॉम्प्रिहेंड ज़्यादा अच्छे से करेगा, जी, यस ना। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके बाद कोई एक मंथली मैगजीन, है ना। जी, आजकल जो मार्केट में बहुत सारे मंथली मैगजीन्स अवेलेबल हैं, तो उस बहुत सारे मैगजीन में का पर्पस पब्लिसिटी भी है। खासकर कोचिंग का जो मैगजीन है उसमें पब्लिसिटी का भी एक जी, पर्पस होता है। बहुत सारे स्पेशलिस्ट मैगजीन्स हैं जो कि केवल मैगजीन ही पब्लिश कर रहे हैं, उनका पूरा लॉन्ग एक्चुअली एक लेगेसी है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है ना। तो मैं तो अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई पीडी पढ़िए, क्योंकि उसने उसी के ऊपर पिछले 50 साल से काम किया जी, है ना। और उसमें थोड़ा सेंसेशन कम होता है, कॉन्साइज, प्रिसाइज, ऑब्जेक्टिव न्यूज होता है। इस तरीके से जो भी सूट करे मैगजीन, एक मैगजीन पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जी, डेली अपने को बहुत ज़्यादा करंट डेवलपमेंट्स में एंगेज करने से जो आपका फंडामेंटल लर्निंग है, जो कि आपकी पर्सनालिटी का परमानेंट एस्पेक्ट होने जा रहा है, जी। वो कॉम्प्रोमाइज होता है। एक न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन पढ़ना मैगजीन पढ़नी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, सर। और वो भी तब, मतलब स्पिरिचुअली पढ़ें जब आप सिलेबस के फंडामेंटल्स को समझ गए। समझ गए। हाँ। जैसे सर यूपीएससी प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो इसका सर इवैल्यूएशन में कुछ बायसनेस या कुछ नहीं होता? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बायसनेस होता है। कई बार मेंस के रिजल्ट के बाद बच्चे आते हैं और बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन, और जब माइक्रो एनालिसिस उनके साथ मैं करता हूँ तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तभी मार्क्स नहीं आया उसको, ठीक है ना। जब जी, मार्क्स स्टेटमेंट रिलीज करता है जी, यूपीएससी, यूपीएससी का जो क्राइटेरियन है, अगर उसके अकॉर्डिंग बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको मार्क्स आ रहा है। जी, अब जैसे यूपीएससी ने ऐसा तो नहीं कहा है कि आप हर सब्जेक्ट का 500 तक टेस्ट लिखिए, 4-5 कोचिंग को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, है ना, ऐसा तो यूपीएससी ने नहीं कहा है। अब बच्चा इतना ज़्यादा आजकल वेटेज टेस्ट सीरीज को दे रहा है कि वो एकदम मॉडल्ड आंसर्स के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहा है। जी, जो उसको टेस्ट में मॉडल आंसर मिल रहा है, उस मॉडल आंसर को लगभग सभी बच्चा मेमोराइज कर रहा है, जाके वहाँ लिख रहा है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि सबसे ज़्यादा ये GS3 में टॉपर्स का भी रिकमेंडेशन होता है और कोचिंग का भी, कि बहुत सारा आप फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम्स बनाइए। जी, लास्ट कई सालों से रिकमेंडेशन चल रहा है। लास्ट 5 ईयर से एवरेज स्कोर किस पेपर में आ रहा है? GS3 में आ रहा है, राइट। जी, अब यूपीएससी ने तो नहीं कहा है ना कि आप फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम्स बनाइए, उसके नोटिफिकेशन में तो नहीं है ना। पेपर सब्जेक्टिव है और आप उसको इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एंड डायग्रामेटिकल बना दे रहे हैं कि उसमें ह्यूमन टच ही मिसिंग है, यस ना। जी, एंड ह्यूमनिटीज के सब्जेक्ट में अगर ह्यूमन टच नहीं है तो मार्क्स कहाँ से आएगा, जी, स्कोर कहाँ से बनेगा, राइट। बच्चे एकदम मॉडल के बियॉन्ड थॉट ही नहीं कर पा रहे हैं, हाइब्रिड नेचर का क्वेश्चन आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं कि अपने विजडम को रिफ्लेक्ट करें अपने आंसर में। तो यूपीएससी का मुझे लगता है इवेल्युएशन तो ऑब्जेक्टिव है ना। जी, कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंटेशन में मतलब इशूज है जी। ना। हाँ, राइट। जैसे सर किसी स्टूडेंट का फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका तो उसे हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या पीवाईक्यू के साथ स्टिक करना चाहिए मेंस के लिए? फाउंडेशन के बाद जो रिवीजन का पीरियड हो ना, जी, जैसे एक हो गया लर्निंग, जी, फर्स्ट फेज हो गया लर्निंग, चाहे जीएस हो या सोशियोलॉजी हो, जी, लर्निंग अच्छे से हो,
जी सोशियोलॉजी हो, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में जनरली कॉन्सेप्ट्स, थियरीज जी एंड फैक्ट्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने। लर्निंग फेज में उस समय उसको क्वेश्चन आंसर के ऊपर टेंशन नहीं लेना है, जी ठीक है ना, परफॉर्मेंस का टेंशन नहीं होना चाहिए उसको, लर्निंग का टेंशन होना चाहिए जी बस। दूसरा, जीएस में भी अगर जीएस की लर्निंग कर रहा है, फाउंडेशन क्लास कर रहा है, तो उसका फोकस होना चाहिए कि मैं कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स पढूं। फैक्ट्स जी स्टैटिक भी होगा और डायनामिक भी डायनेमिक भी होगा, यही दो डायमेंशन है जी नॉलेज के। उसके बाद सेकेंड फेज में जब वो सब्जेक्ट लर्न कर ले तो रिवीजन एंड रीऑर्गेनाइजेशन का फेज होना चाहिए। जी रिवीजन, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब वो रिवाइज करे और रीऑर्गेनाइज करे। एक एक शॉर्ट नोट, नोट हाँ, अपना शॉर्ट बनाते नोटिंग बनाए। नोट डिटेल हो सकता है, क्लास में तो डिटेलिंग होता है जी पूरा, जी उसको लिस्टिंग करे वो, जी ठीक है। लिस्टिंग करने के साथ वो अगर जीएस सब्जेक्ट है तो पीवाईक्यू पीटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पीटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मेंस, जी रिवीजन रीऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अपडेशन का भी काम करे कि पीटी में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको स्टिकी नोट्स पे उधर पेस्ट कर दे जी और इंश्योर करे कि उसके नोट्स में वो सारे कीवर्ड हैं, जी मेंस के क्वेश्चन के कीवर्ड उसके नोट्स में हैं, जी ठीक है ना। और उसके साथ ही सेकेंड फेज में थोड़ा सा रीच आउट करने की कोशिश करे पीवाईक्यू टू एनवाईक्यू, जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब पीटी का फाउंडेशन कर लें या मेंस का फाउंडेशन कोर्स कर लें ऑप्शनल का, और सीधा आप टेस्ट ज्वाइन कर लें जी बिना ये काम किए हुए, अगेन आप डिपेंडेंट बन रहे हैं। लर्निंग के लिए आप डिपेंडेंट हो सकते हैं क्लास पे, लेकिन अपने को टेस्टिंग के लिए काम करना है। जी अपना रिऑर्गेनाइज नोट्स होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स क्या है, नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम क्या हो सकता है। जी गेटिंग योर पॉइंट। जी उसके साथ फिर नेक्स्ट स्टेज, परफॉर्मेंस स्टेज में जाना चाहिए, प्रैक्टिसिंग ऑफ आंसर, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस या टेस्ट के साथ प्रैक्टिस। टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करने से यही होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डाउट को भी अपने टीचर से डिस्कस डिस्कस कर कर सकता सकते है। हैं। सर अगर मैं पूछूँ इंटरव्यू के बारे में, तो उसमें आपको लगता है कि जैसे कोई मतलब जो ह्यूमन इंसान का किसी के साथ जो अटैचमेंट होता है तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू में कुछ बायसनेस होती है? बायसनेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है। फेवरेटिज्म, जैसे अगर कोई हम हाँ, लोग बात कर रहे हैं, हाँ। हमें लगा ये कैंडिडेट ठीक है, तो हम उसको थोड़ा फेवरेटिज्म देते ही हैं। हाँ, वो तो चूंकि इंटरव्यू सब्जेक्टिव, जी सब्जेक्टिविटी का मतलब एक इंटरव्यू का एक समझ लो कि ड्रॉबैक है एज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, है ना, कि जैसे आपका सोशल कल्चरल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मेरा सोशल कल्चरल इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। जी मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप इंटरव्यूई हैं, तो कई बार यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आई एम फ्रॉम बिहार, यूपी, यस ना, तो एक कल्चरल लैग तो रहते हैं, डिफरेंस तो रहता जी ही है ना। और कई बार आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि वेयर डू यू स्विम, आप कहेंगे आई स्विम इन अ वेल। अब इन नॉर्थ इंडिया वेल इज अ स्मॉल सर्कुलर वाटर बॉडी, एंड इन आंध्र प्रदेश पॉन्ड्स, स्मॉल पॉन्ड्स आर आल्सो रिफर्ड एज वेल, यस ना। जी तो ये लैग हो जाता है ना, जी तो यहाँ थोड़ी सब्जेक्टिविटी आती। अदरवाइज मुझे लगता है कि इंटरव्यू इज मोर अबाउट पर्सपेक्टिव्स, जी opinions, your administrative, acumen, yes ना, your wisdom, right। तो इन सब लेवल पे जो टेस्ट करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहता है, क्योंकि क्लैरिटी है कि भाई आपके पर्सपेक्टिव को उनको समझना है, आपकी पर्सनालिटी को समझना है, आपके विजडम को समझना है, जी यस ना, आपके नॉलेज को नहीं। गेटिंग योर पॉइंट। जी नॉलेज ऑलरेडी बीन टेस्टेड, वो हो चुका है टेस्ट, तो इस लेवल पे ऑब्जेक्टिविटी है, बट या देयर इज ए स्कोप फॉर सम बायसनेस, Some bias. हाँ रहता है। बायसनेस से ज़्यादा बेटर वर्ड है कि कल्चरल कल्चरल लैग। अभी इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल जी ने बोला था कि यूपीएससी इज बेस्ट ऑफ टाइम। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मतलब उनका ये था कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड ही ट्राइड टू जस्टिफाई लेटरल एंट्रीज ऑफ ए स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में इस जर्नी के थ्रू बच्चे को केवल नॉलेज नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करने का, यस ना, पर्सनालिटी जी डेवलपमेंट का, राइट। नॉलेज के साथ विजडम, यस ना, अवेयरनेस, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस है वो बढ़ता है बच्चे को प्रिपरेशन में। सब्जेक्ट डिफरेंट, डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, यस ना, एक सिविल जी सर्विस ऑफिसर के पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी
अंडरस्टैंडिंग दिस डाइवर्सिटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डाइवर्सिटी, इसको समझने का उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और कॉम्पैक्ट, कॉन्साइज बना सकते हैं। हम इतना जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पूरा टेस्टिंग प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस एंड Mains interview। पर्सनालिटी टेस्ट, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यस ना। तो ये सब कुछ रिफॉर्म इसमें हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम, ये सही नहीं है। अगर सर Right. आप यूपीएससी रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हाँ। मैं पूछूं तो आप क्या चाहते हैं कि यूपीएससी में क्या रिफॉर्म होने चाहिए? यूपीएससी में रिफॉर्म ये है कि जैसे ऑप्शनल एक तो सब्जेक्ट का, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता हाँ, है। ड्यूरेशन तो है, जैसे मैंने कहा कि इसको कम किया जा सकता है, जी। इस पूरे प्रोसेस को कम किया जा सकता है। दूसरा कि यूपीएससी खुद भी एक पूरा डेटा बैंक बना सकता है, जिसके थ्रू वो इन बच्चे जो प्रिपरेशन फेज में हैं, इनके नॉलेज, इनके विजडम, किसी ने पीटी क्लियर किया, किसी ने मेंस क्लियर किया, किसी ने इंटरव्यू में आने के बाद भी कई बार फाइनल लिस्ट में बच्चे नहीं आ जी। पाते रिजल्ट होने के बाद, बिकॉज ऑफ अदर इशूज लाइक सर्टिफिकेट एंड ऑल इशूज एंड ऑल। तो इनका डेटा बैंक मैनेज करके यूपीएससी इनको दूसरे डिपार्टमेंट, कॉरपोरेट और इन सब के साथ भी अलाइन कर सकता है ना। दूसरा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है, जी। मतलब कि अभी भी जैसे यूपीएससी आज भी टूल्स जो है यूपीएससी का, स्केलिंग, मॉडरेशन, ये सब अप्लाई होता है, लेकिन अब उसमें क्लैरिटी नहीं मिलता है कि क्या तरीका है मॉडरेट करने का, किस तरीके से स्केलिंग डाउन किया, स्केलिंग अप किया, यस ना। जी। इसमें क्लैरिटी हो सकता है ना। बाकी यूपीएससी का सिलेबस जो है वो आप किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे को पढ़ा दीजिए, वो ह्यूमन हो जाता है, यस ना। सर अभी यूपीएससी में लेटरल एंट्री भी अलाउ है, तो ये आपके हिसाब से अच्छा है या फिर इम्पैक्ट करता है एस्पायरेंट को? लेटरल एंट्री के फ़ायदे भी हैं और सर्टेनली थोड़ा मॉरल इम्पैक्ट तो होता ही है। जी। जो बच्चा लगातार प्रिपरेशन कर रहा है 2 साल 3 साल, और उसको लगता है, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन है कि सर्विस में जाके उसको पोजीशनिंग मिले, बेटर जी। पोजीशनिंग मिले, उसके जगह जॉइंट सेक्रेटरीज लेवल पे डायरेक्ट कोई लैटरली आ जाता है। तो ये थोड़ा सा मॉरल एक वो समझ लो कि इम्पैक्ट, मॉरली इट्स इम्पैक्ट, लेकिन ये है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी आने चाहिए, राइट। और ख़ासकर अभी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जहाँ की स्पेशलाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, है ना, तो वहाँ पे अगर लैटरल एंट्रीज के थ्रू सेलेक्ट डिपार्टमेंट्स में आते हैं तो ये ठीक भी जी। है ना, राइट। लेकिन हाँ, ये तो जैसे कहा आपने कि मॉरली इम्पैक्ट या इम्पैक्ट भी करता है एस्पिरेंट्स को, तो हाँ, एस्पिरेंट्स को तो इम्पैक्ट करता ही है, राइट। सर Yes. जैसे मॉडर्न टाइम्स में एआई और टेक्नोलॉजी हाँ। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम्म, तो प्राइवेट जो जॉब्स है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पे। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट है प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आएंगे? दो बातें हो सकती हैं, या तो उनका ओरिएंटेशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत बढ़ेगा, जी। लेकिन टोटल गवर्नमेंट जॉब जहाँ 2% तक ही लिमिटेड है, तो बहुत कम मतलब स्कोप है उनके अकोमोडेशन का। दूसरा ये कि अगर जिस तरीके से आज गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स ले रही है और उन जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जिनका जॉब भी जा रहा है, उनको अगर हम एआई स्मार्ट बनाएं, जी। है ना, उनको एआई के थ्रू अप स्किलिंग करें, है ना, न्यू विस्टाज उनके लिए ओपन करें, न्यू एरियाज ओपन करें, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका ओरिएंटेशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ होगा, यस ना। तो दोनों चांसेस हैं, या तो ओरिएंटेशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ेगा, या फिर अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस अगर अप स्किलिंग पे जाते हैं, एआई स्मार्ट बनाते हैं बच्चों को, तो जी। वो फिर न्यू एवेन्यूज़ की तरफ भी बढ़ेंगे वो, जी। राइट। वही बात है ना, जब कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे जी। कि इससे जॉब लॉसेस हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन हमारा जो एकेडमिक इकोसिस्टम डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हुआ, तो उसने कंप्यूटर ट्रेंड लोगों को एकोमोडेट किया, जी। है ना, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी एकोमोडेट किया, यस ना। तो अब ये उसी तरीके से अब समय आ गया है कि हमें एक नया इंस्टीट्यूशनल सेटअप डेवलप करना होगा, जिससे कि बर्डन गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर नहीं बढ़े, ना पड़े। क्योंकि जॉब तो लॉस हो रहा है। सर बारिंग आईएएस एंड आईएफएस फ्रॉम री अटेम्प्ट,
अभी नोटिफिकेशन में आया, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए तो एक अच्छी खबर है ये, मुझे लगता है। आपके हिसाब से आपका मतलब क्या जो ओपिनियन फ्यूचर है? एस्पिरेंट है उनके लिए, उनके लिए और जो आईपीएस में है उसके लिए थोड़ा सा तो हर्टिंग है ये कि उसको अपॉर्चुनिटी उसको नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं मिल रहा है। सो एनीवेज दिस इज पार्ट ऑफ रिफॉर्म, है ना, रिफॉर्म का पार्ट है। और इसको बहुत सारे बच्चे मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं कि नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जी, और जो लोग रिकमेंड हो गए हैं वो उस सर्विस में ट्रेनिंग डिलेज नहीं हो पाए, टाइम से मतलब ज्वाइनिंग हो जाए उनकी, यस ना। तो ये एक रिफॉर्म का पार्ट है और मुझे लगता है कि इस रिफॉर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी आएगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे आईपीएस में रिकमेंड होने के बाद भी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देते रहते हैं, तो उनका जी, ट्रेनिंग डिलेज भी होता है, वैकेंसीज भी आपकी मतलब स्टेट्स को जो ऑफिसर मिलने चाहिए नहीं मिल पाता है, जी, स्टेट में भी वैकेंसीज रह जाती। जी, तो इन सब चीज़ों को मतलब इससे ये सब सिचुएशन सुधरेगा, राइट। जी। आजकल सिर्फ कुछ स्टूडेंट फेक इनकम सर्टिफिकेट हम्म और फेक पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। तो हम्म आपके हिसाब से यूपीएससी को क्या चेंजेस करने चाहिए? हम्म। मुझे लगता है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक बनना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड मेडिकल बोर्ड भी होना चाहिए, जी, जहाँ से मतलब वहीं का मान्यता हो, ये नहीं कि किसी अभी हॉस्पिटल से काफ़ी लोग स्टूडेंट आ रहे हैं कि आ जो रहे हैं। फेक सर्टिफिकेट और मतलब सारी हाँ, चीज़ें ऐसे यूज कर रिपोर्ट्स रहे हैं। आए हैं, जी, रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं। तो ये इसमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट करके यूपीएससी बहुत हद तक इसको जी, कंट्रोल कर सकता है। बाकी आजकल जो टेक बेस्ड सिस्टम्स हैं कि आधार वेरिफिकेशन हो गया, ये सब सिस्टम्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत जी, है ना। तो और इसी इसी डायरेक्शन में यूपीएससी ने इस बार फॉर्म में भी रिफॉर्म किया है ना, कि आपका एक तो फोटो और करंट फोटो भी ले रहा जी, है ना, करंट सर्टिफिकेशन वगैरह पे कि भाई सर्टिफिकेट अभी आपका रिसेंट इशूड होना चाहिए। जी। तो ये सब रिफॉर्म इस डायरेक्शन में कर भी रहा है यूपीएससी, राइट। 2026 प्रीलिम्स में सर अभी हाँ 3 हाँ। मंथ बचे हैं। हम्म। तो आप सर जो एस्पायरेंट हैं उनको क्या स्ट्रेटजी बताएँगे 3 महीने में उनको क्या-क्या करना चाहिए? हाँ, अभी मुझे लगता है कि अगर आज से कोई बच्चा शिफ्ट कर रहा है, जी, जैसे आज मैं मेरा एक बैच सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो रहा है, वो बच्चे प्रीलिम्स की तरफ ओरिएंट होंगे, जी, है ना। तो हो उन स्टूडेंट्स को पहले तो अपने फंडामेंटल्स को रिवीजन का टारगेटिंग होना चाहिए कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, दीज आर द कोर एक्चुअली। और इसका भी जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, जो जी, स्टैटिक एरियाज है, जी, उसकी अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए, है ना। मल्टीपल रिवीजन का प्लान करना चाहिए, टारगेट जी, करना चाहिए, है ना। डेली टेस्टिंग ट्रैप से बचना चाहिए। ये नहीं क्या पॉइंट कि जी, आज मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ और टेस्टिंग में जा रहा हूँ, जी, टॉपिक पढ़ रहा हूँ टेस्टिंग में जा रहा हूँ। ये डेली टेस्टिंग से इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी बढ़ रहा है बच्चों में, थोड़ा टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है डेली बेसिस जी, पर, ठीक है ना। तो इससे इसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। एक बार जब कंप्लीट रिवीजन हो जाए जी, फंडामेंटल्स का, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवीजन, राइट, जी, करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करना चाहिए। जी, और फिर अपने को वीकली टेस्टिंग सिस्टम में ले जाना चाहिए। डेली अगर टेस्टिंग करना है तो PYQ बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए, कि अगर मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री का गांधीयन एरा कंप्लीट किया, तो मैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूं और अपना परफॉर्मेंस देखूं कि वेदर आई एम परफॉर्मिंग अप टू 70-75% और नॉट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे को प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं, कहीं ज्वाइन कर लिए हैं, लिख रहे हैं टेस्ट, या टेस्टिंग में जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, उनको 100% परफॉर्मेंस का टारगेटिंग कभी नहीं होना चाहिए, जी, ठीक है ना। यूपीएससी में एक रैशनल टारगेटिंग 75-80% आउट ऑफ 100 आई विल, है ना। जी, अगर 75-80 क्वेश्चन बच्चा टारगेट करता है, वो 15-20 मिस्टेक्स भी करता है, तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी से वो क्वालिफाई करेगा। जी, गेटिंग योर पॉइंट। वो 25 मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस है ना, डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन, उसको अवॉइड करना चाहिए, यूपीएससी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो 25 जो है डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आइडियल बन जाते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। जी, टेस्ट में उसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और जो डुएबल क्वेश्चंस हैं उसको टेस्ट सीरीज में उतना वेटेज नहीं दिया जाता है, राइट। और जी, एक ट्रेंड भी चल गया है कि डिफिकल्ट मोस्ट पेपर टेस्ट में बनाने का, इसको मतलब बच्चों को समझना चाहिए अपने को। बच्चे को जैसे होता है ना, बिग बॉस हाउस में टास्क दे दिया गया,
वैसा ही आजकल सिस्टम डेवलप हुआ है जहाँ बच्चे को एक फिक्स्ड एंड रिजिड टास्क दे दिया जा रहा है 2-3 महीने का। यस ना? जी मतलब उस टास्क को कंप्लीट करना ही एंड बन जाता है, जबकि जी प्रिपरेशन इज जस्ट अ मीन्स है एंड के लिए, क्या एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा ह्यूमनाइज भी करना है प्रिपरेशन को। जी यस ना? स्टूडेंट को ज़्यादातर पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। यस 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 ओके यस। सर, हमारे कुछ दोस्तों का एक क्वेश्चन था कि हम्म। सर से पूछिएगा कि इसी फेज में वो लोग रिलेशनशिप में भी है, हाँ तो हाँ उन लोग को क्या रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए हाँ या फिर हाँ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए प्रिपरेशन के साथ? हाँ। बीइंग सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स आई एंड टीचर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सोशल रिलेशनशिप खराब है जी ना? लेकिन हाँ, जब आप प्रिपरेशन फेज में हैं जी तो इसमें आपको अटमस्ट कमिटेड एंड प्रायोरिटी आपको देना चाहिए स्टडीज़ का, स्टडीज को। रिवीजन का, रिऑर्गेनाइजेशन का। क्लास करना इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। क्लास करने से प्रिपरेशन नहीं हो जाता है। जी क्लास के बाद जो आपका स्टडी टेबल पे जितना टाइम स्पेंड हो रहा है अपने नोट्स के साथ, बुक्स के साथ, पीवाईक्यू के साथ, उस पे सक्सेस डिपेंड करता जी है ना? क्लास पे नहीं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को, बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि ये बच्चा जाके वहाँ पर इस कोचिंग से ये क्लास कर ले, यहाँ से ये पढ़ाई कर ले और बस ये आईएएस हो जाएगा। बच्चे को भी लगने लगा है कि हाँ, मैंने फाउंडेशन कोर्स कर लिया, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, मैं डेली टेस्ट ज्वाइन कर लिया, इससे मेरा हो गया। ये से नहीं, है ना? जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो क्लास के बाद शुरू होता है। जी क्लास में फंडामेंटल्स लर्निंग होता है और उसके बाद स्टडी टेबल पे स्पिरिचुअल कनेक्ट विद दैट लर्निंग। जी यस ना? वो नॉलेज विजडम के लेवल पे पहुंचता है रिवीजन से। और उस फेज में अगर रिलेशनशिप्स आपको डेविएट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर प्रिपरेशन, है ना? और फिर वो पाथ को, जो गोल है, उसको रीच आउट करने में थोड़ा डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, जी डिले हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा हमें बैलेंस करना चाहिए, है ना? राइट। थैंक यू सो मच गुड सर लक। टाइम देने के लिए। चलो, बहुत अच्छा लगा। गुड लक, गॉड ब्लेस।